नमस्कार, बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं डिबेट शो मेरे साथ। मेरा नाम है तहसीन फातिमा। योगी 3.0 का विस्तार। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए आज बड़ा दिन है। लंबे समय से चर्चा में चल रहे सीएम योगी मंत्रिमंडल विस्तार अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। आज दोपहर 3 बजे जन भवन में नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण होंगे और इस विस्तार में करीब 6 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, जबकि 2 मौजूदा मंत्रियों का प्रमोशन हो सकता है। जिन मंत्रियों का कद बढ़ सकता है उनके नाम है अजित पाल और सोमेंद्र तोमर, जिन्हें कैबिनेट या स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। कई मौजूदा मंत्रियों के विभाग में बड़े फेरबदल भी किए जा सकते हैं, इसकी तैयारियां भी हो रही है। वहीं बीजेपी इस विस्तार के जरिए समाजवादी और इसी के साथ समाजवाद राजनीतिक समीकरण साधने की रणनीति पर काम कर रही है। खासतौर पर महिला दलित प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता दी जा रही है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक संतुलन मजबूत करना बेहद जरूरी है। इसी वजह से इस बार कैबिनेट में ऐसे चेहरों को जगह देने की तैयारी है जो अलग अलग वर्गों में राजनीतिक संदेश दे सकते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति को हवा दे रही है। ऐसे में बीजेपी ने भी जातीय समीकरण साधने की कोशिश तेज कर दी। नई टीम में ब्राह्मण, जाट, दलित, लोधी, वाल्मीकि और अति पिछड़े समाज के चेहरों को जगह मिलने की चर्चा है। सबसे ज्यादा चर्चा मनोज पांडे के नाम की है, जो कभी अखिलेश यादव के करीबी थे, अब बीजेपी के साथ खड़े दिख रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी के जरिए जाट वोट बैंक, कृष्णा पासवान और सुरेंद्र दिलेर के जरिए दलित समाज, तो हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत के जरिए ओबीसी और लोधी वोट साधने की कोशिश मानी जा रही है। यानी साफ है, बीजेपी अब सिर्फ हिंदुत्व नहीं, यहां पर सोशल इंजीनियरिंग के नए मॉडल पर भी काम कर रही है। और यही वजह है कि विपक्ष इसे पीडीए की गांठ बता रहा है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या सिर्फ जातीय संतुलन से चुनाव जीते जाएंगे? क्या ये टीम 8 जनता के मुद्दे पर भी उतनी ही मजबूत साबित होगी, या सिर्फ चुनावी गणित है? सवाल यही, क्या ये सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार या अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले का जवाब? मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब चर्चाएं भी तेज हो गई और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की सियासत चरम पर। अखिलेश यादव ने कहा 9 महीने पहले मंत्रिमंडल विस्तार का होना क्या फायदा दे सकता है उत्तर प्रदेश में। यानी कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो रही है, उसी तरीके से यहां पर राजनीति भी देखी जा रही है। विपक्ष निशाना साध रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार करती आई है वही होगा, मंत्रिमंडल विस्तार से कुछ नहीं होने वाला, यह विपक्ष का कहना है। हालांकि बीजेपी का यह कहना है जमीनी स्तर पर जो काम करेगा उसे जगह मिलेगी और हर वर्ग के लिए काम करना जरूरी है। यानी कि एक तरफ विपक्ष पीडीए के फॉर्मूले पर चल रही है और सत्ता पक्ष पीडीए के फॉर्मूलों की काट करने की कोशिश, क्योंकि पश्चिम यूपी की ओर पूरी तरीके से फोकस है और तमाम उस वर्ग को अपने पाले में लेने की पूरी कोशिश, ताकि वोट बैंक पूरी तरीके से बना रहे। अब देखना यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार में किन नए चेहरे को देखने को मिलेगा और इसी के साथ किसका प्रमोशन होगा, कौन होगी यहां पर स्वतंत्र प्रभार मंत्री, किन्हें स्वतंत्र का प्रभार मिलेगा और इसी के साथ कितनी फोकस और कितनी तेजी के साथ, क्योंकि 2027 में चुनाव है, वो अधूरा काम पूरा होता हुआ दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी जनता को मौजूदा सरकार से बहुत ही ज्यादा आशा है और जो काम छूटे हुए हैं उनको पूरे करने की यहां पर ललक भी देखी जा रही है मौजूदा सरकार की तरफ से। तो आइए चर्चा कर लेते हैं। 3 खास मेहमान आप थोड़ी देर में हमारी टीवी स्क्रीन पर देखेंगे और इसी के साथ हम तारुफ करा लेती हूं। मेरे साथ है नवीन दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, आपका स्वागत। मेरे साथ है डॉक्टर विमल भारद्वाज, बीजेपी नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह, सपा नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। शुरुआत मुझे लगता है बीजेपी नेता डॉक्टर विमल भारद्वाज से कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर खबरें तेज होती जा रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में, लेकिन विपक्ष कह रहा है 9 महीने पहले इस तरीके का विस्तार करने से कोई फायदा नहीं है, जैसे काम हो रहा था वैसे ही होगा, अखिलेश यादव का कहना है। विमल भारद्वाज जी, सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको?
चलिए नवीन दुबे जो राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है और धर्मेंद्र सिंह जी भी है, क्या सपा नेता मेरे साथ है? मेरा सवाल विपक्ष से होगा, क्योंकि अब यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार की तो परंपरा हमेशा से है, पहले भी तो होता था। अब जब मौजूदा सरकार बदलाव की कोशिश कर रही तो उस पर राजनीति क्यों? जी नमस्कार। देखिए धर्मेंद्र सिंह जी का उनकी सरकार, आवाज जा रही ना मेरी? धर्मेंद्र सिंह जी सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहे हैं, आवाज आ रही है आपकी। देखिए आप हमें सुन पा रही हैं, आवाज जा रही मेरी? चलिए मुझे लगता है कि अभी फिलहाल उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तमाम गेस्ट फिर एक बार जुड़ेंगे, हम उनसे चर्चाएं करेंगे और ये तलाशने की कोशिश 2027 की क्या तैयारी या वाकई जनता के हित में लिया क्या फैसला। तो ऐसे में योगी टीम का जो विस्तार होगा और जो बदलाव देखने को मिलेगा तो कितनी जमीनी स्तर पर तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह हो जाती है कि क्या इन नए चेहरों से मौजूदा सरकार को फायदा मिलेगा। गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर, नवीन दुबे जी। जी सुन पा रहे हैं? चलिए मैं आपके पास आऊंगी। बीजेपी नेता से मेरा सवाल है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 9 महीने पहले चुनाव के मंत्रिमंडल विस्तार करना या फिर फेरबदल करना कोई फायदा नहीं है, जैसे योगी आदित्यनाथ काम कर रहे थे, उनकी जो टीम काम कर रही थी वैसे ही करेंगे। देखिए ये तो उनका फ्रस्ट्रेशन है अखिलेश जी का, और जहां तक आप जानती हैं कि बंगाल चुनाव के बाद सारी विपक्षी पार्टियां घबराई हुई हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा बंगाल के लोग सड़कों पे आकर अपनी भावनाओं को बता रहे थे, वो किसी के बुलापे पे हमारे किसी दल की विशेष नहीं थे। वो जितने साल से परेशान थे, ऐसा लग रहा था कोई आतंकी शासन था। सारे लोग एकजुट होकर जिस तरीके से वोटिंग की, कभी बंगाल में इतनी वोटिंग नहीं हुई। तो जिस कारण से पूरा सनातन समाज या पूरा हिंदुस्तानी लोग, या हम तो 140 करोड़ की बात करते हैं, ये लोग पीडीए या इधर उधर की बात करते हैं। आपने देखा होगा हम सारे सभी को लेकर साथ करते हैं, इसलिए सारे हिंदू इस बार एक साथ वहां पर वोट किए, ऐसा लोगों का कहना है। मेरा ये मानना है कि वो सारे सनातनी थे, सारे हिंदुस्तानी थे। हम तो मुस्लिम को भी साथ लेके चलते। भाजपा का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भी योजना उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ लागू होती है वो सबको मिलती है, सबका उसका लाभ मिलता है। तो ये तो इनका डरा हुआ चेहरा बता रहा है, घबराए हुए हैं, इसलिए एक्टिव हो गए। इसलिए इन्होंने कल जो आपने देखा होगा महाराणा प्रताप जी की जयंती थी, वहां भाला सोने की बात करनी शुरू कर दी। उससे पहले आपने कई बार हमारे श्री अखिलेश जी को देखा होगा किस तरीके से अलग अलग जो लोग होता क्या बोला होता। एक बार एक पत्रकार बोल रहे थे कि आप मिश्रा है, इसलिए हाँ इसलिए ऐसा आप इस तरह की तो बातें बोलते हैं। लेकिन जब राजनीति इनको करनी होती है, जब ये चुनाव आ जाते हैं, तब ये कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है विकास मुझे रुक कर लेना चाहिए आपकी बातों को लेकर, योगी जी ने उस पर ठीक है, मुझे रुक कर लेना चाहिए। धर्मेंद्र सिंह जी, अब यहाँ पर बीजेपी का कहना है कि आपकी पीडीए की काट होने वाली है और ऐसे में आप डरे सहमे और यही वजह है कि आप राजनीति कर रहे हैं। जवाब दीजिए। नहीं, दो चीज है, मैं उस पर आऊं उत्तर प्रदेश पर और मंत्रिमंडल विस्तार पर मैं चर्चा करूं। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के साथी जो बोल रहे थे, ये शायद भूल गए कि इनके मुख्यमंत्री जी ने एक प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी को क्या कहा था। वो ऑन कैमरा आ गया था, किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। बंगाल पहुंच गए, बंगाल की जनता को कितना इन्होंने गाली दिया कि जिसने चुनी हुई सरकार को आतंकियों की सरकार बता दिया। ये तो इनकी सोच और इनकी खैर बंगाल पे बहुत चर्चा हो चुकी। मैं आता उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार की ये इसकी क्या प्रासंगिकता आप इसी समझ सकती हैं कि जब आप चुनावी वेला में जा रहे हैं, 5 साल तक 4.5 साल तक जिन लोगों ने सत्ता की मलाई काटी और जनता के लिए कुछ काम नहीं किया, अब वो समीकरण साधने के लिए, अरे समीकरण नहीं व्यक्ति को साध रहे हैं। उसमें भी जो मूल भाजपाई है तमाम वो कह रहे हैं हमारा क्या होगा, हम तो दरी बिछाते बिछाते थक गए, सदन में पहुंच गए, मंत्री पद तमाम ऐसे लोगों को मिल जा रहा है जो लिस्ट आ रही है उसमें, जिनका पार्टी के उसमें कोई योगदान नहीं है। एक जो मंत्री बनने जा रहे हैं उनके यहाँ अभी लोकसभा के चुनाव में 4 लाख के काफी गृह मंत्री जी गए और सबको शामिल कराए, क्या लालच दिए, कैसे दिए, मंत्री बना रहे हैं। वहां उनके यहाँ लोकसभा 4 लाख से भाजपा हार गई। सवाल ये है कि इनके राज में महिला उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, देश में नंबर 1। पीडीए समाज के लोगों के खिलाफ उत्पीड़न चरम पर है, तो किस समाज को संतुष्ट कर रहे हैं? अरे जिस समाज को संतुष्ट करना होता है उसके समाज पे तो काम कर रहे हैं, उसी पे शायद नहीं। अगर कोई पॉलिसी लेकर के आते, कोई योजना लेकर के आते, उनके जीवन स्तर को बढ़ाने की बात करते तो सोचा जाता। तो आपका मतलब यह है कि मंत्रिमंडल में जो 6 पद खाली हैं उसे नहीं भरना चाहिए? नहीं, हम ये नहीं कह रहे भरना नहीं चाहिए। हाँ। बिल्कुल पहले भरना चाहिए था काम। अच्छा, पहले भरना चाहिए। तो चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। मेरे साथ नवीन दुबे जी भी हैं। मैं आपकी व्यक्तियों को संतुष्ट करने की योजना है। मैं इनकी बात का जवाब दे दूं?
आऊंगी मैं आपके पास, मैं एक एक करके सभी मेहमानों के पास जाऊं, फिर बारी बारी सबके पास आऊंगी। रविंद्र दुबे जी, आप कैसे देखते हैं इस मंत्रिमंडल विस्तार को, क्योंकि अब 2027 में चुनाव है, कुछ ही चंद महीने बाकी हैं, और उससे पहले मंत्रिमंडल के विस्तार से क्या ये जो काम करने की सरकार की प्रक्रिया है उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? जी नहीं, देखिए ऐसा है, एक कहावत है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। अच्छा, वास्तविकता ये है कि आपकी सरकार को लगभग 9.25 साल हो चुके हैं, 8-9 महीने का समय बचा है शेष। इस 9 महीने के समय में आप केवल मनोज पांडे को ऑबलाइज करेंगे या अन्य लोगों को जो आपकी पार्टी में आए उनको ऑबलाइज करेंगे, अपनी पार्टी के अंदर के समीकरण साधेंगे। और ये सत्य है, बिल्कुल धरातल ये सत्य है कि जिस तरीके से 2024 के चुनाव में पीडीए का कार्ड समाजवादी पार्टी का चला और वो जबरदस्त चला, उसकी आंधी में पूरी भाजपा के सारे नैरेटिव उड़ गए। तो निश्चित तौर पर अब उस कील कांटे को दुरुस्त करने की एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जरूर जा रही है। इसमें आप पिछड़े को भी ले रहे हैं, दलितों को भी ले रहे हैं, तमाम ले रहे हैं। लेकिन आप एक चीज देखिए कि ब्राह्मण समाज से पहले 7 मंत्री होते थे, जितिन प्रसाद हटाए तो नए मंत्री जी बना दी, कुल मिला के वो 7 के 7 रहे। अब आप एक चीज और महत्वपूर्ण है, केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े समाज से आते हैं और उनके पास एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग हुआ करता था योगी कार्यकाल 1 में, जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हुआ करते थे। अब वो डिप्टी सीएम बनाने के बाद वो पीडब्ल्यूडी का मंत्रालय मुख्यमंत्री जी ने अपने पास रख लिया और उनको ग्राम विकास और ग्राम वितरण मंत्री बनाया गया। ये चीजें कहीं ना कहीं मौर्य समाज में या केशव प्रसाद मौर्य के समर्थकों को भी खटकती तो होंगी ही होंगी, वो खटकती है, दिखाई भी देता है धरातल पर। तीसरी चीज आती है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पीडीए को सामने लेकर आई और उसमें उन्होंने एक चीज और जोड़ दी, बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम पंडित जी के पूछे बिना कोई काम नहीं करेंगे। मतलब ये सीधा सीधा एक बड़ा मैसेज उन्होंने दे दिया है। जो ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी का बड़ा वोटर हुआ करता है, उस वोटर में नाराजगी है यूजीसी को लेके, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, आती हूँ बीजेपी नेता, मैं आपके पास आऊंगी और यहाँ पर रोकूंगी सभी मेहमानों को एक बड़ी खबर का रुख कर लेती हूँ, रुख करती हूँ फिर आप लोगों का। बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे दे तो ऐसे में यूपी में कैबिनेट विस्तार पर अखिलेश यादव का तंजा। यूपी कैबिनेट में केवल 6 रिक्तियां, और ऐसे में जिससे यहां पर दूसरे दल से पाला बदल कर आए तो अखिलेश यादव ने तंज कसना शुरू कर दिया। क्या उन सभी को मंत्री पद से नवाजा जाएगा? अभी देखिए सवाल उठ रहे थे अभी चर्चा के दौरान, अभी ये अखिलेश यादव यानी विपक्ष ने भी ये मुद्दा उठा दिया। अखिलेश ने ये सारी बातें कही, बाकी दल बस यहाँ पर बताते चले कि बीजेपी के जो नेता इंतजार कर रहे हैं उनका क्या होगा। अखिलेश जिन मंत्रियों के विभाग कम होंगे उससे क्या संदेश जाएगा? तो ऐसे में विभाग की अब बात हो रही है, विपक्ष विभाग की बात कर रहा है कि अगर विभाग कम होंगे या फिर विभाग उनके पद के मुताबिक नहीं दिया जाएगा तो क्या बड़ा संदेश जाएगा? बीजेपी के नेता से मेरा सवाल है, क्या कोई है बेटा अभी मैं पहले मैं जवाब हिसाब से, हाँ विभाग के हिसाब से, अगर पद के हिसाब से विभाग कम दिया गया, मुझे जवाब देने दीजिए। अभी जो बात से हमारे जो भी दुबे साहब जिस तरह बात कर रहे थे, ये भूल गए जब ये ब्राह्मण नेता चीफ मिनिस्टर साहब हमारे श्री ब्रजेश पाठक के लिए किन शब्दों का अखिलेश यादव जी ने प्रयोग किया, तब इनको समझ में नहीं आया, ब्राह्मण समाज का अपमान हो रहा था। अभी एक पत्रकार को जब उससे इंटरव्यू ले रहे थे, अखिलेश जी सवाल पूछा, हम लोग श्री अखिलेश जी सम्मान के साथ बात करते हैं, इनकी भाषा देख लिए। जब पत्रकार से पूछा तो उससे पूछी जाति क्या है तेरी, दलित का है या क्या, या पिछड़ी जाति का है या मिश्रा है? उसने जैसे बोला मिश्रा, बोले हाँ इसीलिए तेरी ऐसी मानसिकता है। ये तो इनकी सोच है। जहां तक बात है इनके भाषा की, अभी इन्होंने हाल फिलहाल में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को किस तरह भाषा का प्रयोग किया, ये तो आए दिन इस तरह की भाषा देते रहते हैं समाजवादी लोग, लेकिन उसके बाद भी दुबे जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। दूसरी बात, ये भाषा की बात करते हैं, ये मैंने बता ही दिया। साथ में जिन्होंने कहा कि भाई बंगाल के लोग को इन्होंने बताया आतंकी, हम लोगों ने कहा नहीं, वहां की जनता कह रही है। जनता जो वीडियो निकाल रही है, जिस तरीके से लोग अपनी भावनाओं को बता रहे हैं, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे 70-80 साल की माता बहनें हो, जिस तरीके से वहां के लोग, मेरे वहां पर एक डॉक्टर मुस्लिम समाज के, उन्होंने मुझसे कहा था अप्रैल में कि जिस तरह आतंक बचा हुआ है, हमें लगता है इस बार परिवर्तन होगा। तो ये वहां की जनता के उद्गार हैं और भाजपा अपनी सरकार नहीं बनाती, बाकी जनता भाजपा को चुनती है। तो इस तरह की बातें करते रहे, ये आगे वाला समय इनको जवाब देगा। जहां तक उम्मीद है आपने देखा होगा, अभी जैसे सवाल तो यही है ना, ठीक है, अगर सभी वर्गों का ख्याल रखना है, सुनिए तो समाज की बात करने लगे, उससे पहले इनको गाय के उसमें बदबू आती थी,
पूजा को पूछते थे, मैं तो मंदिर बुलाएंगे भगवान श्री राम को तब जाएंगे, और मस्जिद में पहुंच जाते हैं। तो ये खुद धार्मिक भावना भड़काते हैं लोगों के बीच में इस तरह की बातें करके। मुझे लगता है कि खुद पहले अपने गिरबान में देखें। रुकिए जी रुकिए, लेकिन अब सवाल के मुद्दे से भटकता हुआ ये पूरा डिबेट नजर आ रहा है। बात हो रही है मंत्रिमंडल विस्तार की और आरोप प्रत्यारोप का दौर ही शुरू हो गया। रुकिए, अब यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि अब चुनाव नजदीक है, पहले क्यों नहीं? अगर जनता के हित में सभी वर्गों को ध्यान में रखना है तो इतना कम समय क्यों दिया जा रहा है वो नए चेहरे को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस तरह नहीं करती कि साल में हर साल अपने चुनाव मंत्रिमंडल बदलती रहे। हम पिछली बार भी ऐसे किया था। हम लोग क्योंकि 2 पद खाली थे, माननीय श्री जतिन प्रसाद जी अपने स्थान छोड़ कर गए थे, शुरू अनूप जी स्थान छोड़ गए थे, उनकी जगह पे हमें 15 जनवरी को लेना था। तो चुनाव के कारण, जो पिछड़ा के कारण ऐसा नहीं हो पाया। माननीय मुख्यमंत्री जी के कई सारे आपने देखा होगा दौरे लगे थे हमारे, और उन्होंने कई जगह जाके अपनी सभाएं की हुई हैं। इस कारण से अब जो फ्री होकर उन्होंने तुरंत अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहा है। तो ये उनका अपना निर्णय है, इसमें सवाल उठने का बात नहीं। लेकिन हाँ, ये घबरा इसलिए रहे क्योंकि अब चूंकि इनका पीडीएफ फेल हो रहा है। भाजपा बात करती है 140 करोड़ की, सबको साथ लेके चलती है। इसका परिणाम आपने 3 राज्यों में देख ही लिया है, चाहे वो आसाम हो, चाहे पांडिचेरी हो, और चाहे अभी में जो तुष्टिकरण की राजनीति वो भी नहीं चलने वाली है, क्योंकि इन्होंने हर समाज को, मुस्लिम समाज को भी धोखा दिया है। जवाब दीजिए, आ रही हूं आपके पास सर। सबको एक एक बार देखिए, एक होता है कि मिनट्स में टाइम दे देना और वो समय निकल जाएगा तो फिर दूसरों को जवाब देने का फिर समय नहीं मिलेगा। धर्मेंद्र जी, अब यहाँ पर देखिए कि अब विपक्ष की अहम भूमिका हो जाती है, चाहे चुनाव नजदीक हो या ना हो। विपक्ष मजबूत है, सत्ता पक्ष भी यहाँ पर मजबूत होता है। तो आप क्या देखते हैं, किस तरीके से सत्ता पक्ष ने जमीनी स्तर पर काम किया? अगर काम नहीं किया तो विपक्ष कहाँ गुल है? नहीं, देखिए, एक है कहावत है कि का बरखा जब कृषि सुखाने। पिछले 9.5 साल की सरकार में जब आपने जनता के बुनियादी सवालों को एड्रेस नहीं किया, तमाम जो वादे करके सरकार में आए थे उस पर कुछ काम नहीं किया। 24 में जनता ने आपको आपकी जमीन दिखा दी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो अब ये किसी को सब सिंबॉलिक रूप से व्यक्तिगत लाभ देने से समाज का भला नहीं होना। मैं कहती हूँ धर्मेंद्र जी, मैं ये कह रही हूँ, क्या ये विपक्ष का मुद्दा था? मंत्री जो 6 पद रिक्त थे, क्या ये विपक्ष का मुद्दा था? नहीं, हम यही तो कह रहे हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं। बिल्कुल मुद्दा नहीं, मुद्दा ये है कि इनके समय में दलित उत्पीड़न, पीड़ित समाज के लोगों का उत्पीड़न देश में नंबर 1 पर है। महिलाओं का उत्पीड़न नंबर 1 पे है। डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे हत्या हो, उसके बाद चाहे लूट और डकैती हो, इन सब में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। सवाल यह है, कानून व्यवस्था में फेल है, नौजवानों को नौकरियां देने फेल है। जो नौकरियां इन्होंने संविदा के माध्यम से क्रिएट की उसमें व्यापक भ्रष्टाचार है। तहसील थानों में भ्रष्टाचार है। स्मार्ट सिटी का वादा करके बना नहीं पाए, मेट्रो ट्रेन का वादा करके बना नहीं पाए, वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो चला नहीं पाए। तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि ये हर तरह से फेल है। और सांप्रदायिक रूप से जो ध्रुवीकरण करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता उसमें भी इनको रास्ता दिखा दिया, आईना दिखा दिया। अब इनके पास छटपटाहट, ये मंत्री बनाने से, इससे बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ना। कोई काम नहीं किया धर्मेंद्र सिंह जी, तो ये तो आपके लिए फायदा है ना। कोई काम नहीं किया तो आपके लिए फायदा है, आप जगह बनाइए। फिर कहाँ है विपक्ष? विपक्ष तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। विपक्ष सिर्फ कैमरे के सामने बोलता है। अब डिबेट हो रही है तो आपने सारी बातें रखी है कि ये चीजें नहीं हुई हैं, और ऐसे में सिर्फ कभी पोस्टर वॉर हो जाता है, कभी ट्वीट से वॉर हो जाता है, कभी किसी चीज से। लेकिन जमीनी स्तर पर जो पहले विपक्ष निकलता था सड़कों पर, वैसा विपक्ष की भूमिका होती तो आपके कहे हुए बातों पर अगर ध्यान दे तो यहाँ पर खामियां भी उजागर होती। नवीन दुबे जी, देखिए जी, नहीं, निश्चित तौर पर आप एक चीज देखिएगा, आप कहती है विपक्ष का उतरना एक अलग विषय है, लेकिन जनता जो सड़कों पर उतर रही है वो लाठियां खा रही है। चाहे बिहार की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे छात्रों की बात हो, चाहे युवा रोजगार मांगे, लाठियां पड़ रही हैं, दबा के पड़ रही हैं। एक और चीज मैं कह रहा हूं, अभी इटावा की ताजा तरीन घटना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है कि हमारी कानून व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है, वहां जिला खाद्य अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों द्वारा पीटा जाता है, और पीटे जाने के बाद वो मामला रफा दफा हो जाता है। न प्रशासन संज्ञान लेने की हिम्मत जुटा पा रहा है, न कोई और जुटा पा रहा है। उसका एक कारण ये है, मात्र मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि अधिकारी ब्राह्मण है। अब मैं एक चीज और कहता हूँ, देखिए ऐसा है, 9 महीने का आपके पास कार्यकाल बचा है।
मैं एक चीज देखता हूं कि बिहार में आपको भारतीय जनता पार्टी का मूल कैडर नहीं मिला, आपको सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ जाता है। बंगाल में आपके पास कोई मूल कैडर नहीं है, आपको शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ जाता है। असम में आपके पास कोई मूल कैडर नहीं है तो आप उसको हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी का जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो नींव का पत्थर है, वो क्या केवल दरी बिछाएगा? ये सवाल आज भी विस्तार के दौरान ये सामने आएगा, क्योंकि आपने जो भारत से आयात किए हुए नेता हैं, तोड़फोड़ वाले जो नेता हैं, नवीन जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। अगर कार्यकर्ता को लेकर आप दरी की बात कर रहे हैं तो जमीनी स्तर पर काम किसे करना चाहिए? नहीं, निश्चित तौर पर कार्यकर्ता के बारे में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सभी को एक एक बढ़िया पद दे दिया जाए तो वो तो रसूखदार बन जाएगा। नहीं 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 नहीं, देखिए ऐसा होता है, जो कार्यकर्ता होता है, कार्यकर्ता आपकी आइडियोलॉजी से जुड़कर जीवन भर काम करता है। हाँ? और उसको कुछ अगर हासिल नहीं होगा, जो आदमी बाहर से पार्टी छोड़ के आ रहा भारतीय है, जनता पार्टी में उसको आप ऑबलाइज करेंगे तो क्या मैसेज जाएगा? एक और बात, धर्मेंद्र जी एक मिनट, एक बात और है, जो अभी भारद्वाज साहब कह रहे थे कि अखिलेश जी ने जाति पूछी, कभी नहीं पूछी, आप गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं। अखिलेश जी ने उससे पूछा, ये मीडिया में है भाई साहब, आप मीडिया में आपको क्लिप भेज दूंगा, आप गलत मत बोलिए। और ये मीडिया में यहाँ पर एक क्लिप वायरल है, आप जिस तरह समाजवादी सोच के साथ बैठे हैं, आपका स्वागत है, लेकिन ये मत बोलिए कि मैं गलत बात कर रहा हूँ। आप नहीं जानते हो, नहीं, आप जिस तरह समाजवादी पार्टी की मानसिकता से ग्रसित है, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। चैनल का पत्रकार था, जी न्यूज का, उनसे उससे पूछा तो उसी चैनल से पत्रकार हो ना, तो ये क्या गलत कह दिया? मैं आपको क्लिप भेज दूंगा, उसमें भेज दूंगा। उसने कहा कि मिश्रा हो तो अच्छा, इसीलिए तो मेरी मानसिकता है। आप सुनिए मेरी बात, ये सुनिए मेरी बात। आपके कहने से कुछ नहीं होगा। मीडिया वाले पत्रकार हो ना, ये सवाल उन्होंने पूछा है, ये सच्चाई है। नहीं तो सुनिए, देखिए, आप नैरेटिव बदलना चाह रहे हैं, बदलिए। आपके बदलने से सरकार नहीं बनती बिगड़ती है। नवीन जी, भाजपा करती है। डॉक्टर विमल भारद्वाज जी सुनिए, भारद्वाज जी वही बोलेंगे हम। आपकी मानसिकता से दिख रहा है ना जिस तरह बात कर रहे हैं। जिन जिन मंत्रियों को जगह दी जाएगी, चाहे ब्राह्मण हो, जाट हो और इसी के साथ अल्पसंख्यक, दलित हो, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। क्या जातीय समीकरण से चुनाव जीता जाएगा या फिर जनता का भी मुद्दा होगा? ये मेरे सवाल है जी बिल्कुल। हाँ, ऐसा है, देखिए पहले इस बात का जवाब दे दूं कि हमारी जो सरकार बन रही है वो जनता बनाती है, कार्यकर्ता बनाता है। यहाँ केवल 4 लोग बना के केवल इतनी सीटें नहीं ला सकते। तो जो बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दुखी है, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो हमारी इतने 22 प्रदेशों में सरकार नहीं होती, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक। पेट में दर्द इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता से लेके नेता लेके सारे कार्यकर्ता जमीन पर उतरते हैं, कार्य को सिद्ध करते हैं और सरकार बनाते हैं जनता के माध्यम से। जनता सरकार चुनती है। जनता ऐसी तो बेवकूफ नहीं, आप सीधे सीधे जनता का मैंडेट को, जनता को मूर्ख बताना चाह रहे हैं क्या? आप गलत बात खुद कर रहे हैं भाई इस तरह की। हम सरकार नहीं बना रहे, जनता सरकार बनाती है। जिस तरीके से 22 राज्यों में सरकार बनी है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ऊपर शीर्ष के सब मिलकर काम करते हैं। और ये आपकी बौखलाहट है भाई कि अब आप ये मंत्री को बन गया। अरे सुनिए सर, जनादेश जी, क्या मध्य प्रदेश में जनादेश आपकी सरकार को मिला था? कांग्रेस को मिला था। वहां तो आपने तोड़फोड़ करके सरकार बनाई है। आप कह रहे जनादेश मिलता हमको, कहाँ जनादेश मिला? कर्नाटक में आपको जनादेश मिला था, गोवा में आपको जनादेश मिला था, जनादेश मिला था। तोड़फोड़ की ये आपकी गलती। चेहरे में किसने कहा आपको एमपी में जनादेश नहीं मिला था? अब बताइए, आप रोड पर टेस्ट पेश कर चुका है। अच्छा ये बताइए, जनादेश मिलने के बाद में जो सरकार बनी है वो फ्लोर टेस्ट हुआ नहीं हुआ? अब आप चुनी हुई सरकार को, वैधानिक सरकार को बात उठा रहा है, मध्य प्रदेश में पहुंच गए। ये प्रशिक्षण क्या लग रहा है दुबे साहब आपका? मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप इस तरह प्रशिक्षण करते रहिए। हम लोग समय कम होता है, हम देख रहे हैं। आपका स्वागत है, आईना दिखाइए, मुद्दे पे आ जाइए। आप चुनी हुई सरकार को मैंडेट, एक ऐसी चीज है हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को दिखाने के लिए ये कदम उठाए जाते ही हैं। ये संभव कोई भी पार्टी हो, लेकिन इन सब के बीच ये कदम अगर देरी से उठाए जाए तो सवाल उठते हैं। सपा नेता धर्मेंद्र जी, आप पीडीए के फॉर्मूले पर कार्य कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी जब मंत्रिमंडल का विस्तार करती है, जाति समीकरण पर अगर मंत्री को रखती है तो क्या प्रॉब्लम है आपको? आप करे तो सही, वो करे तो गलत। नहीं, प्रॉब्लम हमें क्या, जनता के पैसे बंदर बांट करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, हम बोलेंगे नहीं क्या? अरे व्यक्ति को आप मोबिलाइज करने के लिए 9 महीने के लिए उसको तमगा दे करके हम कह रहे किसी समाज के लिए 9 महीना कम होता है क्या?
मुझे बताइए, 9 महीना कम होता है ना? एक मकान 1 महीने में खड़ा हो जाता है, 9 महीना कम होता है? नहीं है, लूटने के लिए बहुत ज्यादा है। जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, किस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी सुचता की बात कर रहे थे और कहानियां बता रहे थे। अरे भाई, इनको याद होगा इनके प्रधानमंत्री जी शुभेंदु अधिकारी क्या कहते थे। मीडिया के लोग ये देख लीजिए, कौन प्रधानमंत्री जी है ना, ये क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप ये बताइए, क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री बना रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए क्या कहते थे? मुख्यमंत्री बना आप दिया। फोटो दिखा रहे हैं तो एआई के माध्यम से, पार्टी आप उससे के आवाज भी सुनवा कर्मचारी दीजिए ना। नेताओं को गाली शुभेंदु है। अधिकारी जी ने क्या नहीं, कहा सुन कि लीजिए, जब टीएमसी में थे। बीच में मत बोलिए प्लीज, लिसन मी। नहीं बोलूंगा, बोलिए बोलिए भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता, उनको गाली है। ये उत्तर प्रदेश में इनके काफी विधायक हैं, जिस समाज की बात कर रहे हैं वो दूसरे दल से तोड़ के ले गए और वहां 4.5 लाख से इनकी पार्टी हार भी गई। उसके बाद मंत्री बना रहे हैं, सारे कार्यकर्ता इनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। पर्ची दिल्ली से आई, बाबा को पकड़ा दी गई, बंगाल गए थे आकर के। इनको काफी दिन से, बहुत दिन से, आज हो रहा है, कल हो रहा है, सालों बीत गया, मंत्रिमंडल विस्तार अब कर रहे हैं। हमारा केवल इतना सवाल है, विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ अन्याय अत्याचार गाजीपुर में हुआ, उस पर क्या कार्रवाई की इन्होंने? कहाँ मुद्दे से भटका रहे हैं? मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही है, आप कार्रवाई पूछ रहे हैं। अरे रुक जाइए धर्मेंद्र जी, कमर कस लीजिए, 2027 का चुनाव आने वाला है, वापसी करनी है कि नहीं? आप मुद्दे से भटके जा रहे हैं। अगर यहाँ पर मंत्री को रखा जा रहा है, नए चेहरे को ऐड किया जा रहा है, तो उसके पीछे की एक मंशा भी है। आप भी अपनी मंशा तैयार कर लीजिए। डॉक्टर विमल भारद्वाज, लास्ट कमेंट आपसे 30 सेकंड का सबसे लूंगे। सबसे पहले नवीन जी, मैं आपसे लास्ट कमेंट लूंगे। ये जो दिख रहा है 2027 को लेकर तैयारियां, किस तरीके की गहमा गहमी देखने को मिलेगा, और ये मंत्रिमंडल विस्तार है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? 3 सेकंड। नहीं, मुझे कोई प्रभाव नहीं लगता इससे पड़ने वाला। आप एक चीज देखिए, आपकी 9.25 साल की सरकार होगी, 9.25 साल की सरकार में अभी तक भाजपा के कार्यकर्ताओं को पता नहीं होगा कि किस विभाग का मंत्री कौन है। मंत्रियों के पास कोई लिबर्टी नहीं है, उनको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आजादी नहीं है, अपने विभाग के लिए कोई कार्य योजना बनाने तक की पावर नहीं है। और जिस तरीके से दबाव के बाद आपको नहीं लगता है कि मंत्रियों पे प्रेशर पड़ जाएगा? देखिए, आप भी इनकी बातों में आगे दुबे साहब का मैं सम्मान करता हूं, बट ये जिस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी दुनिया में रहते हैं, मीडिया में रहते हैं, नहीं रहते हैं, कि मंत्रियों पर दबाव है। रोज आए दिन तो हमारे लोग मंत्री पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जहां तक बात है कि दुबे साहब का भी मैं सम्मान करता हूं, अपने भाई समाजवादी का भी सम्मान करता हूँ। हम कोशिश, सुनिए, लेट मी फिनिश। मैं आप दावे के साथ कह रहा हूं कि 2027 में भाजपा सरकार फिर लौटेगी, और मैं भी यही हूँ। तारीख याद कर लीजिए, समय याद कर लीजिए, हम लोग फिर मिलेंगे, फिर डिबेट करेंगे। फिर आप लोग धर्मेंद्र जी, आपको भी मौका देती हूँ, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार का होना कोई छोटी बात नहीं है। विपक्ष किस तरीके से, ठीक है, अपने पीडीएफ फॉर्मूले को मजबूत करने की कोशिश करेगा सपा नेता। नहीं, ये विदाई की बेला है। किसी को शपथ करा दे, जिसको तोड़ना करा दे, इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जनता के बीच में, हमारा कार्यकर्ता हमारे बुनियादी सवालों के साथ, हमारे एजेंडे के साथ, पीडीएफ पंचायत के माध्यम से गांव-गांव, बूथ हम लोग सक्रिय है, काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। विमल जी, आपका भी शुक्रिया। नवीन जी, आपका भी शुक्रिया। धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कीमती वक्त देते हुए अपनी बातें रखिए। तो ऐसे में 3:30 बजे तक का इंतजार करिए, पता चल जाएगा कि कौन कौन मंत्री यहाँ पे ऐड होते हैं और किनका विभाग किसको मिल जाता है, और यहाँ पर क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन चर्चा और हलचल बहुत तेज होती दिखाई दे रही है। नमस्कार।